दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12वीं की जो इतिहास की पाठ्य पुस्तक है, तो इतिहास की पाठ्य पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने की? तो देखिए, धम्म शब्द का अर्थ होता है धर्म। क्या होता है? धर्म। और धम्म महामात्रों की जो नियुक्ति की उस सम्राट अशोक ने की। किसने की? अशोक ने। आप जानते हैं कि अशोक मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक। और अशोक का पुत्र था महेंद्र। और अशोक की पुत्री कौन थी? संघमित्रा थी। आप जानते हैं कि शुरू में अशोक बहुत क्रूर था, है ना। लेकिन जब कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ तो अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना करके अलग अलग देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और आप ये भी जानते हैं कि अशोक बौद्ध धर्म का तो अनुयायी था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार दूर दूर के देशों में क्या किया अशोक ने? करवाया। जैसे चीन में, श्रीलंका में, जापान में, इस सारे देशों में अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। धम्म की शुरुआत की अशोक ने, बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म का जो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था पाटलिपुत्र में, वो भी किसके समय में हुआ? अशोक के समय में। अब दूसरा प्रश्न है त्रिपिटक साहित्य का संबंध है। तो देखिए, त्रिपिटक साहित्य का संबंध बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। देखिए, त्रिपिटक में तीन, त्रि मतलब तीन और पिटक मतलब पिटारी, तीन पिटारी, यानी कि इसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों साहित्य आ जाते हैं किसके अंतर्गत? त्रिपिटक साहित्य में। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो पाली भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। क्यों? क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया वो पाली भाषा में दिया, इसीलिए बौद्ध धर्म का अधिकतर जो साहित्य होगा, त्रिपिटक साहित्य जैसे अभिधम, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ये किस भाषा में लिखे जाएंगे? पाली भाषा में लिखे जाएंगे। अब अगला है कि कनिष्क का राज्यरोहण। तो देखिए, कनिष्क कुषाण वंश का था, है ना, बहुत शक्तिशाली शासक था। और कनिष्क 78 ईस्वी में, कनिष्क अपने गद्दी पर क्या बैठा? 78 ईस्वी में। और जब कनिष्क 78 ईस्वी में अपने गद्दी पे बैठा तो कनिष्क और उसने शक संवत की शुरुआत की। किस संवत की शुरुआत की? शक संवत की। अगर आपसे कोई ये प्रश्न करे कि भारत में शक संवत की शुरुआत किसने की, तो कनिष्क ने भारत में शक संवत की शुरुआत की, क्योंकि कनिष्क का राज्यरोहण 78 ईस्वी में हुआ और इसीलिए उसने शक संवत का शुरुआत किया। अब देखिए, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध चला था। किसके बीच में? कौरवों और पांडवों के बीच में। अब अगला प्रश्न है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वैसे तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव है। कौन है? ऋषभ देव। लेकिन महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में एक नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा। कौन सा सिद्धांत जोड़ा? ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी बोले थे ना, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये जैन धर्म का 5 महाव्रत थे। अब अगला है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? आप जानते हैं पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया 1510 में। कब किया? 1510 में, है ना। सहायक संधि की नीति किसने लागू की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति लागू की। अब अगला प्रश्न है कि अवध में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो देखिए, अवध में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। आप जानते हैं कि 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ के सैनिक छावनी से। ये 1857 का जो विद्रोह है ना, लोग इसे सैनिक विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं? सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह। आप जानते हैं मंगल पांडे को जो फांसी की सजा दी गई थी, है ना, बैरकपुर छावनी वगैरह। तो उस वक्त में जो सारे लोगों ने, मतलब भारत के अलग अलग प्रांतों से, कानपुर से, है ना, बिहार में भी 1857 के विद्रोह के बहुत बड़े नेता थे कुंवर सिंह। आप जानते हैं पटना में पीर अली खां थे, है ना, नाना साहब तात्या टोपे, मतलब जो भी है कानपुर वगैरह में। तो आप जानते हैं ये 1857 का विद्रोह चला। और इसका चर्बी वाला कारतूस, है ना, चर्बी, एनफील्ड राइफल, चर्बी वाला कारतूस इसका मतलब एक मुख्य कारण माना गया 1857 के विद्रोह का। और 1857 के विद्रोह के समय में भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय में ये विद्रोह शुरू हुआ
और पूरे अखिल भारतीय स्तर पे, पूरे भारत पे इस विद्रोह का अगर नेतृत्व किसी ने किया तो वो था बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर, है ना। अब आप देखिए कि 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो मैंने आपको बताया कि 10 मई 1857 को ये विद्रोह प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को हुआ, है ना। और एओ हुम ने कांग्रेस का क्या किया? स्थापना किया, है ना। अब अगला प्रश्न बोलता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? आपने पढ़ा होगा मध्यकालीन इतिहास में कि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का एक साम्राज्य था। कहाँ का साम्राज्य था? दक्षिण भारत का साम्राज्य था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मतलब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आप देखिएगा तो हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, है ना। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने मिलकर की। और इस साम्राज्य का जो विनाश जो किया गया ये बहमनी साम्राज्य के द्वारा किया गया। किस साम्राज्य के द्वारा किया गया? बहमनी साम्राज्य के द्वारा किया गया। देखिए अब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया रामानंद ने। कौन ने किया? रामानंद ने। ये रामानंद कबीर के गुरु थे, है ना। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो अंग्रेज, कैप्टन हॉकिंस भारत आने वाला अंग्रेज माना जाता है, पहला अंग्रेज। ये जहांगीर के समय में भारत आया। किसके समय में? जहांगीर के समय में। निम्नलिखित में से अकबर किस पे अपना अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर किस पे अपना अधिकार नहीं कर सका? मेवाड़ पे अधिकार नहीं हुआ। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए औरंगजेब को लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं, है ना। और 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो आप जानते हैं कि 1942 में गांधी जी का एक आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। वैसे तो गांधी जी का आंदोलन चंपारण सत्याग्रह की बात करेगा तो 1917 में हुआ, है ना। फिर असहयोग आंदोलन आपको 1920 में हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन जानते हैं ना, जो दांडी यात्रा वगैरह, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 में हुआ। और गांधी जी द्वारा चलाया गया अंतिम आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो। तो करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, है ना। अब दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो आप जानते हैं कि दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अब अगला है कि भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और वैसे भारतीय संविधान का जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और आप ये जानते हैं कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो नई दिल्ली में जो हुई थी, और उस मतलब बैठक में भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कोई आदमी अगर आपसे ये पूछे कि संविधान के जनक, तो भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के मतलब अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। और भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला? आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। क्या था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है ना। इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। और इस मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था? सिंधु नदी के किनारे। और इसका खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने किया। किसने किया? राखाल दास बनर्जी ने। इसमें विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिले हैं। विशाल अन्नागार हड़प्पा सभ्यता में कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। हड़प्पा सभ्यता में लोग सिंध का बाग किसको बोलते हैं? मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग बोलते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। अब देखिए 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध महाजनपद। कौन था? मगध। आप जानते हैं ना प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे, है ना। मतलब 500-600 ईसा पूर्व अगर आप देखिएगा तो 16 महाजनपद थे। और इसमें मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली था। मगध महाजनपद की पहली राजधानी थी राजगीर। क्या था? राजगीर या राजगिरी। और बाद में मगध महाजनपद की राजधानी बनी पाटलिपुत्र। कहाँ हो गया? पाटलिपुत्र। आप
उदयनी उदयन या उदयभद्र जो अजातशत्रु का पुत्र था, उसने पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया और मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर से कहाँ परिवर्तित हो गई, पाटलिपुत्र हो गई। अब अगला है अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश की जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की। देखिए मौर्य वंश को जानकारी का साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आ जाएगा। अर्थशास्त्र जिसकी रचना चाणक्य ने की, क्योंकि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, उसका गुरु भी था, है ना। मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक, आर्थिक, ये अर्थशास्त्र में मिलता है। अब अगला इंडिका, ये एक यूनानी यात्री आप जान सकते हैं, राजदूत मेगास्थनीज ने इंडिका का रचना किया। विशाख दत्त का एक रचना है मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है और मुद्रा राक्षस से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त करने का वैसे बहुत सारा साहित्यिक स्रोत है। कलहन की राज तरंगिणी से भी कहीं ना कहीं मिलती है थोड़ी बहुत जानकारी। और अगर मौर्य वंश की जानकारी का पुरातात्विक स्रोत पर अगर आप डिपेंड है, पुरातात्विक स्रोत को अगर जानना चाहते हैं, तो अशोक का जो अभिलेख है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा स्क्रिप्ट, अगर भारत में सबसे अधिक अभिलेख किसी शासक ने खुदवाए तो अशोक ने। तो अशोक के अभिलेख जिसको जेम्स प्रिसेंट ने 1837 ईस्वी में सबसे पहले पढ़ा था, तो अशोक के अभिलेख से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब अगला, किस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया, तो अशोक के 13वें अभिलेख में, अशोक के 13वां अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। आईन अकबरी कितने भागों में बांटा गया है, तो आईन अकबरी को वैसे मुख्य तौर पे कहिएगा तो 5 भागों में बांटा गया है। अब स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था, शाहजहां के समय में, क्योंकि मुगल काल में अगर आप देखिए भवन या स्थापत्य कला जितना भी विकास होता है शाहजहां के समय में। लेकिन हाँ, चित्रकला का अगर विकास पूछा जाए मुगल काल में तो जहांगीर के समय में हुआ, क्योंकि जहांगीर को चित्रकला से बहुत इंटरेस्ट था। अब है अलबरूनी किसके साथ भारत आया, तो अलबरूनी आप जानते हैं अलबरूनी किसके साथ भारत आया, महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया, है ना। और अलबरूनी ने किताबुल हिंद पुस्तक का भी रचना किया। अलबरूनी ने, जिसको किताबुल हिंद को ही तहकीके हिंद कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, तहकीके हिंद। इब्न बतूता किस देश का यात्री था, इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। कहाँ का यात्री था, मोरक्को का। अब है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आगा खां वगैरह ने मिलकर की। जालियांवाला बाग हत्याकांड आप जानते हैं, अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जो हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब डांडी किस राज्य में, तो डांडी तो जानते हैं गुजरात में है, जहां से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन गुजरात में समुद्र के पानी से लेकर के खारा पानी नमक कानून को तोड़ करके अंग्रेजी शासन को जो चुनौती दी थी। अब है निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया, तो यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया, अबुल कलाम आजाद ने यंग इंडिया का प्रकाशन किया। चलिए कुछ और प्रश्न पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब अगला प्रश्न एक ये भी है कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राट कौन थे, तो विजयनगर साम्राज्य के अगर आपसे कोई सबसे ज्यादा शक्तिशाली सम्राट पूछे तो विजयनगर के सबसे ज्यादा पावरफुल सम्राट थे कृष्णदेव राय। कौन थे, कृष्णदेव राय। अब चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी, तो खुर्रम थी चोलों की। दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा शुरू किया गया, है ना। आप जानते हैं अकबर सभी धर्मों का सार लेकर के एक नया धर्म चलाया, दिए। और अकबर एक बहुत उदार शासक था, जजिया कर को समाप्त किया अकबर ने, दीन इलाही धर्म। और अकबर के दरबार में नवरत्न भी थे, है ना। अगर अकबर के शासन काल को मुगल काल में, पूरे मुगल काल के पीरियड में देखा जाए तो अकबर का शासन काल एक सामंजस्य का शासन काल कहा जा सकता है। संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ, है ना। ये एक आदिवासी जनजाति विद्रोह था और इस विद्रोह को जो नेता थे वह सिद्धू और कान्हो थे। कौन थे, सिद्धू और कान्हो। अब अगला है कि देखिए राज तरंगिणी, तो राज तरंगिणी मैंने आपको बताया कि कलहन की रचना है राज तरंगिणी। पुराणों की संख्या, तो दोस्तों पुराणों की संख्या 18 है और सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण माना जाता है। वेद की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ऋग्वेद से भारतीय मतलब जो जान सकते हैं कि ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और ऋग्वेद 10 मंडलों में बांटा है, 1028 सूक्त है ऋग्वेद में, है ना। और ऋग्वेद, और फिर दूसरा आता है सामवेद, जो सामवेद हमारा शास्त्रीय संगीत वगैरह का, संगीत के लिए सामवेद को जाना जाता है। फिर यजुर्वेद, अर्थवेद, है ना। मतलब वेदों को समझने के लिए उसके अंग वेदांग है, वेदांग 6 है, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद, यानी कि वेदांग भी। महाकाव्य तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ा महाकाव्य दो, एक रामायण और एक महाभारत, है ना। ये महाकाव्य है, रामायण और महाभारत क्या है, महाकाव्य है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका, तो दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका कहिएगा तो रजिया सुल्तान, है ना, रजिया सुल्तान थी। वैसे दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुआ,
1206 में, और दिल्ली सल्तनत का मतलब ये पतन कब हुआ? 1526 में। दिल्ली सल्तनत का स्थापना, वैसे देखिए दिल्ली सल्तनत का कहिएगा तो दिल्ली सल्तनत 1526 में जो उसका पतन जो हुआ, उस समय में उसके अंतिम पर लोधी वंश का शासन था, है ना। और लोधी वंश का शासन था और अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। और बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में आपने पढ़ा होगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब? 21 अप्रैल 1526 को। तो जब पानीपत का युद्ध 1526 को हुआ था, तब बाबर ने क्या किया? पानीपत के युद्ध में पराजित किया। किसको? इब्राहिम लोधी को। और तब किस वंश की नींव डाला गया भारत में? मुगल वंश का स्थापना हुआ, है ना। तो इस क्रम में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे हम लोग कभी काल जब समय मिलेगी तो चर्चा करते रहेंगे। आप लोग सेल्फ स्टडी करें और बुक को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ें। एनसीईआरटी बुक को पढ़ना बहुत मस्ट है।